उसके प्रति और भी ज्यादा सुरक्षात्मक था। तो एक पल के लिए यान की मुट्ठियां जोर से भींच गईं। आओकीजी को इसके पीछे का कारण समझ नहीं आया और उन्हें लगा कि ईशान इस मौके का फायदा उठाकर नौसेना कर्मियों को अनुशासित करना चाहता है। वह ऐसा कैसे मान सकता था? इसलिए उन्होंने उसे साफ मना कर दिया और कहा, चिंता की कोई बात नहीं, उन लोगों को तो पहले ही नजरबंद कर दिया गया है। ठीक है। यह खबर सुनकर इयान का मूड अच्छा हो गया। हालांकि उसे अचानक एहसास हुआ कि कुइना को इतनी जल्दी यह जानकारी कैसे मिल गई। स्टाफ मुख्यालय में होने के अलावा यह संभवतः मरीन मुख्यालय में उसकी लोकप्रियता से जुड़ा था। मरीन में मौजूद उसके प्रशंसक जब कुरिना ने सहजता से कुछ पूछा, मुझे आश्चर्य है कि एडमिरल अकैनू कहाँ चले गए हैं, मैं उन्हें कहीं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, तो वे उत्सुकता से उसे बता देते, उसे प्रभावित करने की कोशिश करते। मरीन्स भले ही 7 सरदारों में से एक होने के नाते ईशान से सावधान हो, लेकिन वे कुइना पर शक नहीं करेंगे, जो नौसेना का ही एक सदस्य था। ऐसा लग रहा था कि कुइना से खुफिया जानकारी इकट्ठा करवाने का उनका फैसला बिल्कुल सही था। जानकारी मिलने के बाद ईशान हाथ में कागज का वह छोटा सा टुकड़ा लिए, जो एक छोटी सी गेंद की तरह मुड़ा हुआ था, इधर उधर टहलता रहा। वह वापस नहीं लौटा, बल्कि मरीन बेस में ऐसे घूमता रहा जैसे कुछ गड़बड़ ही न हो। आराम से टहलते हुए ईशान की मुलाकात सूर्या और ताशिगी से भी हुई, इसलिए वह रुक गया और कुछ देर तक उनके साथ बातचीत की। सूर्या और ताशिगी कमोडोर और कैप्टन के पद पर थे, और हालांकि वे मरीन मुख्यालय के कुलीन सदस्य थे, फिर भी वे समुद्री सरदारों के असली इरादों से अनजान थे। उन्हें मरीन मुख्यालय में इयान की मौजूदगी कुछ असामान्य लगी, लेकिन उन्होंने और ज्यादा पूछताछ नहीं की। दरअसल गौर से देखने पर पता चला कि नौसेना में ईशान के कई संपर्क थे। सूर्या और ताशिगी जैसे उसके दोस्त थे, और वाइस एडमिरल गोपाल भी। हालांकि उसके कुछ विरोधी भी थे, जैसे वाइस एडमिरल डोबरमन, जिसने ईशान के हाथों अपना एक हाथ गंवा दिया था, और वाइस एडमिरल मोमोंगा, जिसे ईशान ने हरा दिया था। मरीन मुख्यालय में घूमते हुए जब भी ईशान उनसे मिलते थे, तो उन दोनों का उनके प्रति अलग अलग रवैया होता था। अपनी घुमावदार सैर के बाद ईशान अंततः अपने क्वार्टर में लौट आया। उसके ठहरने के दौरान आओकीजी और किजारू बाहर ही रहे और प्रवेश द्वार की रखवाली करते रहे। अपने कमरे में वापस आकर ईशान ने आखिरकार कुरिना द्वारा दिया गया छोटा नोट खोला। नोट अपने आकार के अनुसार संक्षिप्त था, और ईशान को उस पर केवल एक नाम लिखा हुआ मिला, एडवार। ईशान व्हाइटबर्ड के इलाकों से वाकिफ नहीं था, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि यह जगह व्हाइटबर्ड के अधिकार क्षेत्र में आती है या नहीं। हालांकि कुछ विचार विमर्श के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह व्हाइटबर्ड का क्षेत्र होने की बहुत कम संभावना थी। अगर नौसेना के एक प्रमुख एडमिरल अकैनू व्हाइटबर्ड के क्षेत्र में प्रवेश करते, तो उन पर तुरंत नजर रखी जाती। चूंकि यह व्हाइट बियर्ड के क्षेत्र से बाहर था, इसलिए इस स्थान पर एडमिरल अकैनू के उद्देश्य पर विचार करना उचित था। इसके अलावा किसी कारणवश ईशान को इस नाम से एक प्रकार का अपनापन महसूस हो रहा था, मानो उसने यह नाम पहले कहीं सुना हो। भौहें सिकोड़ते हुए ईशान सोचने लगा। सोचते सोचते अचानक उसे एक गहरी समझ आई और आखिरकार उसे नाम याद आ गया, एडवार। क्या यह एडवार की लड़ाई का समुद्री स्थान हो सकता है? एड युद्ध एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना थी जो समुद्री डाकू राजा रघुनाथ देशमुख के काल से संबंधित थी। इसके अलावा इस विषय पर एक प्रमुख व्यक्ति का जिक्र किए बिना चर्चा करना असंभव है, फ्लाइंग पायरेट क्रू के गोल्डन लायन शिकी। उस समय फ्लाइंग पायरेट क्रू, रवि पायरेट क्रू और व्हाइट बियर्ड पायरेट क्रू ग्रैंड लाइन के 3 सबसे प्रसिद्ध समुद्री डाकू दल थे।
यह रोजर्स की फांसी से लगभग 3 साल पहले की बात है, यानी यह घटना कम से कम 25 साल पहले घटी थी। कैप्टन शिकी और समुद्री डाकू राजा रवि एक दूसरे को दशकों से जानते थे और दुश्मन और दोस्त दोनों होने की अनोखी श्रेणी में आते थे। हालांकि उस दौर में कैप्टन शिकी का समुद्री डाकू दल असाधारण रूप से दुर्जेय था। उसने रवि से सहयोग की मांग की और अपनी सैन्य शक्ति के साथ साथ रोजर्स के उन प्राचीन हथियारों के ज्ञान से दुनिया पर राज करने का लक्ष्य रखा जो दुनिया को तबाह कर सकते थे। दुर्भाग्य से उस समय रवि की ये महत्वाकांक्षाएं नहीं थीं और उसने कैप्टन शिकी के प्रस्ताव को साफ मना कर दिया। इस अस्वीकृति से क्रोधित होकर गोल्डन लायन शिकी ने रवि के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। रवि के विपरीत, जो कुलीनों का रास्ता अपनाता था, फ्लाइंग पायरेट क्रू के पास कई दर्जन जहाजों का बेड़ा था। उन्होंने सामूहिक रूप से रवि पायरेट क्रू के एक जहाज को घेर लिया। हालांकि रोजर्स क्रू शिकी की सेना के एक बड़े हिस्से को नष्ट करने में कामयाब रहा, लेकिन अंततः उसने पायरेट किंग रवि को एक विकट स्थिति में डाल दिया। यदि एक अप्रत्याशित तूफान न होता जिसने तुरंत ही रवि समुद्री डाकू दल के पक्ष में स्थिति को पलट दिया और रवि को स्थिति बदलने का अवसर प्रदान किया, तो शायद इस दुनिया में समुद्री डाकू राजा नहीं होता। इस युद्ध को अब एड वार के नाम से याद किया जाता है, जिसके बारे में कई लोग दबे स्वर में बात करते हैं। ईशान को यह नाम जाना पहचाना लगा और यही वजह है। उस नौसैनिक युद्ध को समुद्री डाकू राजा रवि की प्रसिद्धि का उत्प्रेरक माना जा सकता है। एक ही जहाज की ताकत से उसने अपने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली उड़ते समुद्री डाकू दल को हरा दिया। कहा जा सकता है कि रवि कैप्टन शिकी के कंधों पर खड़े होकर महानता तक पहुंचे। एडमिरल अकैनू मरीन को वहां ले जाकर क्या योजना बना रहे होंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि नौसेना इस समुद्री क्षेत्र में व्हाइटबर्ड समुद्री डाकू दल के विरुद्ध एड युद्ध की एक नई लड़ाई की तैयारी कर रही है? ईशान ने सोचा तो उसे स्थिति समझ में आने लगी। एड सागर के पहले युद्ध ने समुद्री डाकू राजा रवि को प्रसिद्धि दिलाई थी, तो एड सागर का यह दूसरा युद्ध किसे प्रसिद्धि दिलाएगा? नौसेना या व्हाइटबर्ड समुद्री डाकू दल? ईशान समझ गया था कि नौसेना और व्हाइटबियर्ड समुद्री डाकू दल के बीच टकराव अवश्यंभावी है। हालांकि उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि उसके हस्तक्षेप के कारण नौसेना ने शिखर सम्मेलन युद्ध में अपना मौका गंवा दिया था, लेकिन अब व्हाइटबियर्ड समुद्री डाकू दल के खिलाफ एक नए एड युद्ध को भड़का सकता है। क्या उन्होंने यह स्थान इसलिए चुना क्योंकि यह नौसेना के दृढ़ संकल्प का प्रतीक था? क्या वे इस युद्ध के जरिए नौसेना की प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते थे? ईशान को अब यकीन हो गया था कि एडमिरल अकैनू ने एड युद्ध सागर को यूं ही नहीं चुना था। हालांकि उसे योजना की सही जानकारी नहीं थी, फिर भी उसने अनुमान लगाया कि अकैनू वहां किसी तरह की तैयारी कर रहे होंगे। इस समय नौसेना की विभिन्न शाखाओं के विशिष्ट सदस्य लगातार मरीन मुख्यालय पहुंच रहे थे, जो सेना के एकत्र होने का संकेत था। यह युद्ध किसी भी क्षण छिड़ सकता था। इस स्थिति से ईशान थोड़ा चिंतित हो गया। वह आरव को ब्लैकबियर्ड और अकैनू से सावधान रहने के लिए सचेत करना चाहता था, लेकिन वह इस समय मरीन मुख्यालय से बाहर जाने में असमर्थ था। ललित जोरो, अब यह तुम पर निर्भर है। ईशान ने हताशा में अपनी मुट्ठी भींच ली। कृपया मुझे निराश मत करना। अगर तुम्हारा सामना दिव्य ड्रैगन से हो तो उन्हें बुरी तरह पीटना या फिर उन्हें काट डालना। अगर तुम ऐसा करोगे तो आओकिजी या किजारू में से कोई एक मरीन मुख्यालय छोड़कर सबावडी द्वीपसमूह जा सकता है। जब ऐसा होगा तो बचे हुए एक नौसेना एडमिरल से निपटना ज्यादा आसान हो जाएगा। हालांकि ईशान ललित और उनकी टीम के कार्यों को एक संभावित मोड़ के रूप में मानते थे, लेकिन ईमानदारी से कहें तो वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे।
उसकी तितली के कार्यों से पहले ही कई परिवर्तन आ चुके थे, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन था कि क्या ललित और अन्य लोग अब भी मूल कहानी की तरह सेलेस्टियल ड्रैगन को उकसाएंगे। ईशान ने अनुमान लगाया कि इस अवसर के आने की संभावना लगभग 50% है, या तो यह होगा या नहीं। तदनुसार ईशान को 2 आकस्मिक योजनाएं तैयार करनी पड़ी। अगर ललित और उसका दल इयान की उम्मीदों के मुताबिक काम करते और एडमिरल किजारू को बाहर निकालते तो यह आदर्श होता। सिर्फ एक एडमिरल आओकिजी से निपटना आसान होता, क्योंकि ईशान के पास उसे उनका पीछा करने से रोकने का एक तरीका था। हालांकि अगर लफी की तरफ से कुछ अप्रत्याशित हुआ और वे इयान की उम्मीद के मुताबिक परिणाम हासिल नहीं कर पाए तो वह जबरदस्ती आगे बढ़ने के लिए तैयार था। जबरदस्ती आगे बढ़ने में काफी जोखिम था। उस समय मरीन मुख्यालय में न सिर्फ 2 एडमिरल मौजूद थे, बल्कि कई उच्चस्तरीय वाइस एडमिरल भी थे। इसके अलावा सेनगोकू और गोपाल जैसे उग्र लोगों के साथ इयान के जीतने की संभावना बहुत ज्यादा नहीं थी। हालांकि ईशान के पास एक तुरुप का पत्ता भी था। पहला, आर्क मैक्सिम उड़ सकता था और जेट डायल की ऊर्जा स्काइपिया से उतरने के बाद भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी। यह जहाज को 1 घंटे से ज्यादा समय तक उड़ान भरने में मदद कर सकता था। यह उड़ान क्षमता मरीन के सामने नहीं आई थी और जब इसका इस्तेमाल किया गया तो वे शायद अचंभित रह गए होंगे। बेशक ईशान इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि इस उड़ान में कोई दुर्घटना नहीं होगी। आखिरकार मरीन मुख्यालय पर पहले भी शिकी के उड़ते समुद्री डाकुओं के बेड़े ने हमला किया था, इसलिए जवाबी कार्रवाई की कोई व्यवस्था हो सकती थी। जहां तक दूसरी योजना का सवाल है, इसमें पानी के नीचे जाना शामिल था। मरीन मुख्यालय के क्रिसेंट मून पोर्ट के भीतर एक गहरा समुद्री क्षेत्र था जहां इयान के लंबे समय से अभ्यास किए गए तैराकी कौशल काम आ सकते थे। वह अपनी सांस रोककर पानी के भीतर लंबी दूरी तक तैर सकता था। सबसे खास बात यह थी कि ईशान असली डेविल फ्रूट उपयोग करता नहीं था, इसलिए समुद्री जल का उस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता था। इसके विपरीत पानी में डूबने से उसे मरीन के कई क्षमता उपयोगकर्ताओं से बचने में मदद मिल सकती थी। पानी के नीचे, चाहे आप एडमिरल हो या फ्लीट एडमिरल, आप शक्तिहीन थे। हालांकि इस योजना की एक खामी यह थी कि ईशान शायद अपने साथ किसी और को नहीं ले जा सकता था। जहाज को भी अस्थायी रूप से मरीन मुख्यालय में तब तक रुकना पड़ता जब तक वह बाद में वापस नहीं आ जाता। इयान के विचार में अगर हो सके तो दूसरी योजना का सहारा न लेना ही बेहतर होगा। इसे अंतिम उपाय मानना चाहिए। बेहतर यही होगा कि ललित और जोरो पर भरोसा किया जाए, इस उम्मीद में कि वे उसे सबके साथ और जहाज के साथ एक ही बार में भागने में मदद कर सकें। इसके अलावा ईशान ने उनके जाने के बाद उनके गंतव्य के बारे में भी सोच लिया था। अगर वे मरीन मुख्यालय से भाग निकले तो इसका मतलब था कि वे मरीन के साथ टकराव में थे। ऐसे में मैरी जियोइस से रेड लाइन पार करके नई दुनिया में जाना नामुमकिन हो जाएगा। मरीन इसे हर हाल में रोकेंगे। संभवतः आर्क मैक्सिम जेट डायल के साथ रेड लाइन के शीर्ष से ऊपर चढ़ सकता है, बशर्ते उड़ान का समय 1 घंटा हो, जो आर्क के लिए रेड लाइन की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। हालांकि ईशान को कुछ चिंताएं थीं क्योंकि उसने दूसरों से सुना था कि रेड लाइन के ऊपर ऊंचाई पर बादलों की परतों में जबरदस्त उथल-पुथल होती है। इस वजह से रेड लाइन के पार उड़ान भरना एक खतरनाक काम बन गया था। हो सकता है कि यह ग्रैंड लाइन के जलवायु प्रभावों के कारण हो, वरना इतिहास में रेड लाइन पार करके नई दुनिया में जाने की चाहत रखने वाले समुद्री डाकू फिशमैन द्वीप के पानी के नीचे के रास्ते के ज्यादा खतरनाक रास्ते को क्यों पसंद करते? क्या उन्होंने कभी उड़ान के माध्यम से रेड लाइन पार करने पर विचार नहीं किया? फिलहाल ईशान नई दुनिया तक पहुंचने के विकल्पों पर विचार कर रहा था।
अगर वह हवाई मार्ग से जाने का फैसला करता तो उसे सबाउडी द्वीपसमूह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर वे पानी के नीचे का रास्ता अपनाते तो उसे सबाउडी द्वीपसमूह जाकर राजीव से अपने जहाज पर लेप लगवाना पड़ता। काफी विचार विमर्श के बाद ईशान ने अंततः निर्णय लिया कि फिशमैन द्वीप मार्ग लेना बेहतर विकल्प था। मैरीजियोइस के ऊपर का ऊंचाई वाला रास्ता ईशान के लिए अभी भी एक अनजान जगह था। उसके दल में नैना जैसी नाविक का अभाव था, और अगर किंवदंतियां सच होती तो ऊंचाई पर होने वाली उथल-पुथल जहाज के विनाश और दल के विनाश का कारण बन सकती थी। दूसरी ओर फिशमैन द्वीप तक जाने वाला पानी के नीचे का रास्ता अपेक्षाकृत सुरक्षित था। कोटिंग में रेले की विशेषज्ञता निर्विवाद थी, और जब तक कोटिंग बरकरार रहती जहाज सुरक्षित रहता। इसके अलावा ईशान जयदेव को फिशमैन द्वीप पर व्हाइटबर्ड समुद्री डाकुओं की स्थिति के बारे में सूचित करना चाहता था। फिशमैन द्वीप चुनने का मतलब था सबाउडी द्वीपसमूह का चक्कर लगाना। इसके अपने फायदे थे। पर्याप्त बड़ा होने के कारण, विशाल यारुकीमन मैंग्रोव के कारण यह द्वीप छिपने के लिए सुविधाजनक जगह प्रदान करता था। इस वजह से मरीन के लिए प्रभावी ढंग से निगरानी करना एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र बन गया। जब समय आया तो ईशान को बस एकांत जगह ढूंढनी थी जहां उतरना था और राजीव को ढूंढकर उसके जहाज पर लेप लगाना था। उसके बाद वे फिशमैन द्वीप की ओर बढ़ सकते थे। ईशान ने इन सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार किया और पाया कि योजना काफी व्यावहारिक है। इसलिए उसने उसी के अनुसार कार्य करने की तैयारी की। इसके बाद के दिनों में ईशान और उसका दल 2 दिन तक मरीन मुख्यालय में रहे। इस विशेष दिन सेनगोकू अपने कार्यालय में बैठे थे और रिपोर्ट पढ़ते समय उनके हाथ कांप रहे थे। उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था, और जब तक उसने पढ़ना समाप्त किया सेनगोकू को लगा कि उसका दिल बैठ जाएगा। धप! सेनगोकू ने अपनी मुट्ठियां मेज पर पटकीं और मरीन मुख्यालय के उस अधिकारी पर गरजा जिसने रिपोर्ट दी थी, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या यह रिपोर्ट कोई मजाक है? मोटे रसद अधिकारी ने रुमाल से अपना माथा पोंछा। उसका चेहरा विकृत मुस्कान में बदल गया और उसने जवाब दिया, फ्लीट एडमिरल सेनगोकू, यह सच है। 1 हफ्ते से भी कम समय में मरीन मुख्यालय में खाने का खर्च 18 करोड़ से ज्यादा हो गया है, बेली। क्या आप सच में इस बात पर जोर दे रहे हैं? एडमिरल सेनगोकू गरजे। क्या आप किसी सैन्य न्यायाधिकरण का सामना करने की सोच रहे हैं? कृपया मुझे समझाने दीजिए, एडमिरल, रसद अधिकारी ने विनती की। हाल के दिनों में मुख्यालय में लगातार बड़ी संख्या में कर्मचारी वापस बुलाए जा रहे हैं, और ये सभी वरिष्ठ अधिकारी हैं। स्वाभाविक रूप से हम उनके भोजन के प्रावधान में कोई ढिलाई नहीं बरत सकते। हम उन्हें भोजन उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ज्यादा खाता है। कौन? बेड़े के एडमिरल सेनगोकू ने हैरानी से पूछा। क्या यह विशालकाय अधिकारियों में से एक है? नहीं, ऐसा नहीं है। यह 7 सरदारों का मिंक अधीनस्थ ब्लैक ड्रैगन ईशान है, रसद अधिकारी ने कहा। वह दिन भर कुछ नहीं करता, बस मरीन मेस हॉल में ही घूमता रहता है। वह नाश्ते से शुरू करता है, दोपहर के भोजन से, फिर रात के खाने से, और देर रात के नाश्ते तक भी जाता है। मैंने ऐसी भूख वाला कोई नहीं देखा। वह लगभग दिन भर खाता रहता है। पिछले कुछ दिनों में मेरे रसोइये लगभग थक चुके हैं। उस 180 मिलियन बेली के खाने के खर्च में से लगभग 140 मिलियन उसकी जबरदस्त भूख के कारण ही हैं। कृपया, बेड़े के एडमिरल, हम आपसे विनती कर रहे हैं। उसे जाने देने का कोई रास्ता निकालिए। रसद अधिकारियों का चेहरा उदास हो गया। वह 7 सरदारों में से एक है, हम उससे सीधे नहीं भिड़ सकते।
हमारे पास मदद के लिए आपके पास आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रसद अधिकारियों की बातें सुनकर एडमिरल सेनगोकू ने गहरी सांस ली। उन्हें ठीक ठीक पता था कि वे किसके बारे में बात कर रहे हैं, यान के अधीन डोरोनी नाम का एक आदमी। इससे पहले ईशान ने उसे बताया था कि इस व्यक्ति को बहुत भूख लगी है और उसे यथासंभव उसकी सुविधा देने के लिए कहा था। उस समय एडमिरल सेनगोकू को यह समझ नहीं आया था कि ईशान की भूख का क्या मतलब है। अब उसे शक होने लगा था कि उसका फायदा उठाया गया है। धिक्कार है। एडमिरल सेनगोकू मन ही मन कोसने से खुद को रोक नहीं पाए। सिर्फ 4-5 दिनों में इस आदमी ने 14 करोड़ बेलीज से ज्यादा का खाना खा लिया। क्या वो भालू मिंक था या सुअर मिंक? एडमिरल सेनगोकू ने अपनी उंगलियों पर हिसाब लगाया और महसूस किया कि इस दर से मरीन मुख्यालय का मासिक भोजन खर्च अरबों बेलीज से ज्यादा होगा। उसे सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे उसे दिल का दौरा पड़ने वाला है। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या से कैसे निपटे। ईशान को एक तरह की नरम कैद में छोड़ दिया गया था और ईशान मरीन्स के साथ सहयोग करता दिख रहा था। वह ईशान से कैसे कह सकता था कि वह अपने अधीनस्थ को मेस हॉल से बाहर निकाल दे? यह एक असंभव अनुरोध था। इस वक्त सेनगोकू को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई पत्थर अपने पैर पर गिराने के लिए उठा रहा हो। यान की योजना ने उसे सचमुच घिनौना बना दिया था। सेनगोकू इस समस्या से निपटने के लिए जूझ ही रहा था कि अचानक बाहर खड़ा एक मरीन सिपाही घबराया हुआ उसके दफ्तर में घुस आया। उसने दरवाजा खटखटाने की भी हिम्मत नहीं उठाई, वह सीधे सेनगोकू के दफ्तर में घुस गया। सेनगोकू पहले से ही क्रोधित था और मरीन सैनिकों को शिष्टाचार की अवहेलना करते देख उसने क्रोध में अपना चाय का कप उस पर फेंक दिया। हालांकि सेनगोकू के फटने से पहले ही मरीन सैनिक घबराए हुए स्वर में बोला, वाह, यह जरूरी है बेड़े के एडमिरल सेनगोकू। हमें अभी अभी विश्व सरकार से एक रिपोर्ट मिली है। सबाउडी द्वीप समूह पर छुट्टियां मना रहे 3 विश्व कुलीनों संत रोसवर्ड, संत चार्लोस और संत शालरिया पर द्वीप पर जमा स्ट्रॉ हैट समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया है। तीनों विश्व कुलीन इस समय बेहोशी की हालत में हैं और विश्व सरकार मांग कर रही है कि मरीन मुख्यालय तुरंत एक एडमिरल को स्ट्रॉ हैट समुद्री डाकुओं और उनके साथियों को पकड़ने के लिए भेजे। अचानक यह समाचार सुनकर एडमिरल सेनगोकू को ऐसा लगा जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। वह कांप उठा, माथा पकड़ लिया और बुदबुदाया, फिर वही छोटा शैतान। एक के बाद एक मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, सब एक ही रग के बने हैं। सेनगोकू को लगा कि उसका बार बार होने वाला सिरदर्द और भी बदतर होता जा रहा है। वह स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ था और हाल ही में वे असामान्य रूप से सक्रिय हो गए थे। हर बार बड़े पैमाने पर अराजकता फैला रहे थे। इस बार भी कोई अपवाद नहीं था क्योंकि सेलेस्टियल ड्रैगन से जुड़ी एक और घटना घट चुकी थी। अतीत में ईशान के नेतृत्व में ड्रैगन शिकारी समुद्री डाकुओं और अब ललित के नेतृत्व में स्ट्रॉ हैट समुद्री डाकुओं के साथ ऐसा लग रहा था कि सेलेस्टियल ड्रैगन दुर्भाग्यपूर्ण मुठभेड़ों की एक श्रृंखला से गुजर रहे थे। दरअसल यान की पिछली चिंताएं बेवजह थीं। जब तक सबाउडी द्वीपसमूह में मानव तस्करी का अपराध मौजूद रहेगा, देरस्वेर सेलेस्टियल ड्रैगन से जुड़ी कोई घटना घटित होना तय था। मरीन सैनिक ने अपनी रिपोर्ट जारी रखते हुए कहा, स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के अलावा यूस्टास किड और ट्राफल्गर लक्ष्य जैसे कई अन्य समुद्री डाकू भी उनमें शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर पर 1 अरब बेरीज से ज्यादा का इनाम है और ये अपेक्षाकृत नए लेकिन मजबूत समुद्री डाकू दल हैं। बस, सेनगोकू ने रिपोर्ट को बीच में ही रोकते हुए कहा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर दुनिया के कुलीनों को निशाना बनाया गया है तो मरीन निष्क्रिय नहीं रह सकते।
जैसे ईशान ने पहले किया था और अब स्ट्रॉ हैट पायरेट्स ने, हमें भी कार्रवाई करनी होगी। एडमिरल किजारू को तुरंत आदेश भेजकर सबाउडी द्वीपसमूह जाकर उन सभी को पकड़ने का निर्देश दें जिन्होंने सेलेस्टियल ड्रैगन को नाराज किया है। हमें सेलेस्टियल ड्रैगन को स्पष्टीकरण देना होगा। सेनगोकू अपना फैसला सुनाते हुए यह सोचे बिना नहीं रह सका कि क्या उसका यह सिरदर्द कभी दूर होगा। समुद्री डाकुओं की दुनिया में हालात लगातार जटिल और अराजक होते जा रहे थे। जैसे ही सेनगोकू के आदेश मरीन मुख्यालय में गूंजे, तुरंत ही हलचल मच गई। दर्जनों मरीन सैनिक तेजी से इकट्ठा हुए और बंदरगाह पर इंतजार कर रहे युद्धपोतों पर चढ़ने से पहले खुद को हथियार बंद कर लिया। किजारू को भी उसकी कमान मिल गई। वह ईशान और उसके साथियों के शयनगृह के प्रवेश द्वार पर तैनात था। अचानक उठकर बिना पीछे देखे चला गया। पिछले कुछ दिनों से ऐसा कहा जा सकता है कि उन्हें यहां रहना काफी हो गया है। ईशान के साथ उसकी पहले भी तीखी लड़ाई हो चुकी थी। न सिर्फ उसे बल्कि ईशान को भी उससे चिढ़ थी। ईशान को किजारू कभी पसंद नहीं था क्योंकि उसे वह हमेशा अजीब लगता था। इसलिए ईशान आओकिजी के साथ धूप सेंकने और झपकी लेने में ज्यादा समय लगाता था और जानबूझकर किजारू से दूर रहता था। फिर भी बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। एनेल अपने लंबे कानों और शरारती अंदाज के साथ हर रोज किजारू को एक चुनौतीपूर्ण उत्तेजक नजर से देखता था। ईशान ने एक बार एनेल को चेतावनी दी थी कि अगर कभी लड़ाई हुई तो उसका प्रतिद्वंदी किजारू होगा। दोनों लोगिया फल इस्तेमाल करते थे और दोनों की गति बहुत तेज थी। एनेल खास तौर पर ऑब्जर्वेशन हकी में माहिर था, जिससे वह किजारू के लिए एकदम सही जोड़ी बन गया। इयान के कहने के बाद से एनेल हमेशा किजारू को अपना काल्पनिक प्रतिद्वंदी मानता था। उसकी नज़र में किजारू की नज़र कभी भी दोस्ताना नहीं हो सकती थी। हालांकि किजारू ने जवाबी कार्रवाई करने से परहेज किया। वह जानता था कि एनेल पर उंगली उठाने से ईशान को मरीन मुख्यालय में हंगामा खड़ा करने का जायज कारण मिल जाएगा। सेनगोकू का वर्तमान निर्देश किजारू के लिए आदर्श था। इसलिए आदेश मिलते ही वह बिना कुछ कहे मुड़ा और चला गया। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि ईशान, जो मरीन मुख्यालय की गतिविधियों पर नजर रख रहा था, उसने किजारू को जाते हुए देख लिया था। एनेल्स मेंट्रा ने हमेशा मारिजुआना की संपूर्णता को कवर किया था। वह डरावना सा बूढ़ा आदमी जहाज पर सवार होकर बंदरगाह से चला गया है। एनेल ने ईशान को खबर दी। ईशान जानता था कि स्थिति सर्वोत्तम संभव तरीके से सामने आ रही है, जिसका श्रेय ललित, जोरो और अन्य लोगों को जाता है, जिन्होंने वास्तव में उसके लिए यह अवसर पैदा किया था। महेश, योजना के अनुसार आगे बढ़ो, ईशान ने तुरंत आदेश दिया। हाँ, कैप्टन, महेश ने इत्मीनान से जवाब दिया। ईशान अपने छात्रावास से बाहर निकलकर बाहर खुले मैदान में आ गया। आओकिजी वहां एक कुर्सी पर आराम फरमा रहे थे। जब उन्होंने ईशान को आते देखा तो उनकी नजरें तेज हो गईं। वह थोड़ा हैरान हुआ। किजारू अभी अभी गया था तो ईशान यहाँ क्यों था? हालांकि आओकिजी सावधान था, उसने जल्द ही इयान के कुछ हद तक व्यंग्यात्मक लहजे को भांप लिया। एडमिरल किजारू चला गया। कितना बढ़िया, वह कितना परेशान करने वाला था। यह कहते हुए ईशान आलस से आओकिजी के बगल वाली कुर्सी पर लेट गया। पता नहीं क्यों, पर अब हवा ज्यादा ताजा लग रही है। आओकिजी अवाक रह गया। वह समझ गया कि ईशान किजारू पर व्यंग्य कर रहा था। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस भौहें चढ़ाई और ईशान को चेतावनी दी। किजारू एक मिशन के लिए अस्थायी रूप से चला गया है, लेकिन वह जल्द ही वापस आ जाएगा। ईशान, कोई भी अजीब विचार मत लाओ। ओह, डर लग रहा है कि मैं भाग जाऊंगा। ईशान हंसा।
चलो सच बोलो। फ्लीट एडमिरल सेनगोकू के यहाँ होने के अलावा मेरे जहाज पर भी नजर डालो। मैं इन सभी नौसेना के युद्धपोतों से कैसे आगे निकल सकता हूँ? खैर, बात यह है कि तुम लोग हमारे सौदे को कब अंतिम रूप देने की योजना बना रहे हो। मुझे पता है कि तुम मुझे सीमित रखना चाहते हो, लेकिन तुम्हें मुझे एक निश्चित समय सीमा तो बतानी ही होगी। आर्क मैक्सिम के ऊपर एक अस्थायी मस्तूल और पाल लगा था। ऐसा एक मस्तूल वाला जहाज गति के मामले में नौसेना के 3 मस्तूल वाले जहाजों की बराबरी नहीं कर सकता था। जब आओकिजी ने इस पर विचार किया तो वह थोड़ा शांत हुए और बोले, धैर्य रखो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, मेरे पास और कोई चारा नहीं है ना? ईशान ने नाटकीय अंदाज में आह भरी। फिर वह चिल्लाया, महेश महेश, क्या तुम हमारे लिए कुछ खास ड्रिंक्स ला सकते हो? चिल्लाने के बाद ईशान आओकिजी की ओर मुड़ा, एडमिरल कुजान, कुछ पीना चाहोगे? यह मेरी तरफ से है। आओकिजी ने बिना किसी संदेह के सिर हिला दिया। ईशान पिछले कुछ दिनों से यही कर रहा था। अक्सर उसे महेश के बनाए पेय पदार्थ पीने के लिए आमंत्रित करता था। महेश जल्दी ही दरवाजे पर आ गया। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें 2 गिलास अनानास का जूस था। उसने एक गिलास ईशान के सामने रखा, जिसने उसे उठाकर पीना शुरू कर दिया। फिर हमेशा की तरह महेश ने भी आओकिजी को एक गिलास दिया। इसे सौंपते हुए महेश ने धीरे से कहा, एडमिरल, यह आपके लिए है। मैथ्यूज के ड्रिंक्स का स्वाद लाजवाब था, लेकिन उसकी सुस्त आवाज हमेशा आओकिजी को हताशा की कगार पर ला देती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईशान को क्रू मेंबर बनने लायक ऐसा इंसान कहाँ से मिल गया। वह इसे कैसे सहन कर सकता था? इसलिए महेश के बोलने का इंतजार किए बिना आओकिजी जल्दी से गिलास लेने के लिए आगे बढ़े। हालांकि जिस समय आओकिजी ने गिलास लिया, महेश ने अचानक प्यार से आओकिजी के हाथ को सहलाया। आओकिजी सिहर उठा। उसने सोचा, तुम तो बड़े आदमी हो, मुझे इस तरह छूकर क्या करना चाह रहे हो? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसे अचानक गहरी नींद का एहसास हुआ। नहीं, यह तो गलत है। आओकिजी को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इयान का साधारण सा दिखने वाला शेफ डेविल फ्रूट इस्तेमाल करता होगा। हालांकि अगर उसे इसका एहसास भी हुआ होता तो बहुत देर हो चुकी थी। वह इस जबरदस्त नींद को रोक नहीं पाया। गिलास पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। ईशान आओकिजी की हरकतें देख रहा था। उसे अपनी पकड़ ढीली पड़ते देख ईशान ने तुरंत हाथ बढ़ाकर गिलास पकड़ लिया ताकि वह जमीन पर बिखर न जाए। गिलास पकड़ने के बाद जब ईशान ने ऊपर देखा तो उसने पाया कि आओकिजी पहले ही सिर झुकाकर गहरी नींद में सो चुके थे। कभी कभी यह मानना पड़ता है कि डेविल फ्रूट्स वाकई हैरान कर देने वाला काला जादू था। मैथ्यूज की स्पष्ट कमजोरी के बावजूद पूरी तरह से असहाय स्थिति में वह एक एडमिरल को भी मौत की नींद सुला देने में कामयाब रहा। इस दुनिया में प्रतिरोध की कोई बात नहीं थी, यहाँ तक कि आओकिजी जैसे व्यक्ति को भी कहने पर सोना पड़ा। मैथ्यूज की स्लीप किल तकनीक अविश्वसनीय थी। निश्चित रूप से महेश ने पिछले कुछ दिनों में लगातार पेय पदार्थों की पेशकश के कारण ही आओकिजी की सतर्कता कम कर दी थी। अन्यथा आओकिजी के करीब पहुंचना इतना आसान नहीं होता। ईशान ने धीरे से आओकिजी का सिर संभाला और उसे आराम कुर्सी पर आराम करने दिया। उसने लापरवाही से आओकिजी का आंखों का मास्क नीचे खींच दिया। आखिरकार आओकिजी अक्सर झपकी लेता रहता था, इसलिए उसकी नींद से किसी को शक नहीं होगा। जब तक कोई आओकिजी पर हमला करने की कोशिश नहीं करता, वह इन 10 मिनटों के दौरान नहीं उठता। यह सब पूरा करने के बाद एनेल और दोरुनी समय पर द्वार पर प्रकट हुए। चलो,
ईशान ने हाथ हिलाया। ओह, और स्वाभाविक व्यवहार करो। फिर वे चारों आराम से बंदरगाह की ओर टहलने लगे, मानो वे सामान्य सैर कर रहे हों। रास्ते में कुछ मरीन सैनिकों ने उन्हें देखा। जब उन्होंने देखा तो वे एक पल के लिए उन्हें देखे बिना नहीं रह सके। हालांकि सेनगोकू ने मरीन को यह नहीं बताया था कि ईशान और उसका दल नजरबंद है। इस संवादहीनता के परिणाम अब सामने आ रहे थे। हालांकि सैनिक इस बात से हैरान थे कि इस बार ईशान और उसके दल के साथ कोई एडमिरल क्यों नहीं था। उन्होंने अनुमान लगाया कि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि किजारू किसी मिशन के कारण जल्दी में निकल गया था। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस बार ईशान और उसके दल के साथ किसी को भी नहीं भेजा गया था, न कि उन्हें जानबूझकर अकेला छोड़ा गया था। ये दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं थीं। विडंबना यह थी कि नाटकीयता के उस्ताद ईशान ने भी हाथ हिलाकर सैनिकों का स्वागत किया और खुशी से कहा, अरे, सब कैसे हैं? ऐसा कैसे लग सकता है कि वे भागने का प्रयास कर रहे थे? जब वे उस जगह पहुंचे जहां आर्क मैक्सिम खड़ा था, तो ईशान ने वहां तैनात पहरेदारों से पूछा, सब कैसा चल रहा है? क्या तुम मेरे जहाज की अच्छी देखभाल कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुम मेरे जहाज की कीमत अच्छी तरह जानते हो। अगर कुछ भी खो गया तो तुम मुआवजा नहीं दे पाओगे। पहरा दे रहे मरीन सैनिक कोई भी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, इसलिए उनमें से एक ने तुरंत जवाब दिया, निश्चिंत रहिए महोदय, कुछ नहीं होगा। हालांकि ईशान ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे खुद जांच करनी होगी। एनेल, तुम लोग ऊपर जाकर देखो कि जहाज पर रखे सोने के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। एनेल और अन्य लोग जहाज पर चढ़ गए, निरीक्षण करने के लिए उत्सुक। इस बीच ईशान ने मरीन सैनिकों के गुस्से भरे हाव भाव पर ध्यान नहीं दिया। वह वहीं हाथ पीछे करके बेफिक्री से खड़ा रहा। कैप्टन, सब ठीक है। थोड़ी देर बाद दोरुनी ने जहाज के किनारे से अपना सिर बाहर निकाला और आवाज लगाई। ईशान तुरंत समझ गया कि दोरुनी और अन्य लोगों ने अपनी तैयारी कर ली थी। हालांकि पहरे पर तैनात मरीन सैनिक अभी भी गुस्से में थे और कह रहे थे, देखो, हमने तुमसे कहा था कि कुछ नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर शक करने की? सुनकर अच्छा लगा। तो फिर आपकी कड़ी मेहनत के लिए शुक्रिया, ईशान ने सहजता से कहा। अचानक उसने अपनी चाल चली। अविश्वसनीय तेजी से उसने पहरा दे रहे मरीन्स को तुरंत निष्क्रिय कर दिया। फिर अपनी 1000 चेरी ब्लॉसम तलवार को म्यान से निकालकर उसने उसे जोर से घुमाया, जिससे एक शक्तिशाली तलवार ऊर्जा निकली जिसने आर्क मैक्सिम को बांधने वाली मोटी रस्सी को काट दिया। फिर वह जहाज पर कूद पड़ा और चिल्लाया, कूप दी बर्स्ट चालू करो। फुफ! जहाज के तल से तेज सीटी जैसी आवाज निकली और शक्तिशाली हवा का प्रवाह बाहर निकला, जिससे नीचे का समुद्री पानी दोनों दिशाओं में फैल गया। हालांकि इस आवाज ने बेस के अंदर गश्त कर रहे मरीन सैनिकों को तुरंत चिंतित कर दिया। किनारे पर खड़े आर्क मैक्सिम को सक्रिय होते देख उनके चेहरे पर पीलापन आ गया। उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। गश्त कर रहे मरीन सैनिकों ने जल्दी से सीटी निकाली और उसे जोर से बजाया। तेज सीटी की आवाज पूरे मरीन मुख्यालय में गूंज उठी। अगले ही पल पूरा मरीन मुख्यालय हरकत में आ गया। हथियारों से लैस अनगिनत मरीन सैनिक और अधिकारी हर तरफ से अपने शयनगृहों से निकलकर बंदरगाह की ओर दौड़ पड़े। एक मरीन सैनिक ने डैन डैन मुशी निकाला तथा तुरंत एक नंबर डायल किया, जो फ्लीट एडमिरल सेनगोकू को सूचित करने का प्रयास था। इसके साथ ही मरीन प्लाजा में लगे लाउडस्पीकरों से चेतावनी अलार्म बज उठा, जो पूरे मुख्यालय में हवाई हमले के सायरन की तरह गूंज उठा। यह सब आधे मिनट से भी कम समय में हुआ, जिससे पता चला कि मरीन सैनिक कितने प्रशिक्षित थे।
शिचिबुकाई ब्लैक ड्रैगन ईशान को तुरंत रोको। रिपोर्ट मिलने पर सेनगोकू ने आदेश दिया। सच कहूं तो उसने किजारस के जाने के तुरंत बाद ईशान के कदम उठाने की उम्मीद नहीं की थी। ईयान की हिम्मत वाकई हैरान करने वाली थी, है ना? यह जानते हुए कि शायद अकेले आओकिजी ईशान और उसके दल को नहीं रोक सकता, सेनगोकू जल्दी से अपने कार्यालय से बंदरगाह की ओर भागा। हालांकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस समय वह अकेला ही ईशान को रोकने में सक्षम था। आओकिजी पहले ही सो चुका था। इनेल ने जो किया उसे ममारगन का एक छोटा संस्करण माना जा सकता है। मूल रूप से उसने इस क्षमता के साथ आर्क मैक्सिम का उपयोग करने की योजना बनाई थी ताकि स्काइपिया द्वीप को नष्ट करने की तकनीक तैयार की जा सके। हालांकि उसके पास पूरे मरीन फोर्ड को गरजते बादलों से ढकने का समय नहीं था, इसलिए वह केवल एक छोटे पैमाने का हमला ही कर सका। फिर भी यह आश्चर्यजनक था। जब बिजली गिरी तो बंदरगाह में लंगर डाले कई मरीन युद्धपोत इसकी चपेट में आ गए और बिजली की चमक में तुरंत नष्ट हो गए। वे भीषण लपटों में घिर गए। कुछ बिजली समुद्र पर गिरी, जिससे पूरी सतह पर तीव्र चमक फैल गई। भीड़ में बिजली की चपेट में आए दुर्भाग्यपूर्ण मरीन के लिए तो यह और भी भयावह था। बिजली की चपेट में आए दुर्भाग्यपूर्ण सैनिक तुरंत काले धुएं में घिर गए और जमीन पर झुलस गए। बंदरगाह पर जमा मरीन अब अफरातफरी में थे, लगातार गिरती बिजली की चपेट में आने से बचने के लिए बेतहाशा भाग रहे थे। अब उनका इरादा ईशान और उसके दल के जहाज़ों पर हमला करने का नहीं था, उनकी प्राथमिकता अपनी जान बचाना थी। अरे वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ईशान अपने साथ लाया यह लंबे कान वाला लड़का इतना ताकतवर होगा। यह दृश्य देखकर सेनगोकू का दिल बैठ गया। आर्क मैक्सिम को 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर उठते देख मरीन्स इस समय शक्तिहीन थे। उनमें से केवल वाइस एडमिरल ही वहां तक छलांग लगा सकते थे, लेकिन क्या होगा अगर वो लंबे कान वाला आदमी इसी तरह एक और थंडरबॉल लॉन्च करे? और ईशान हो सकता है वो वाइस एडमिरल्स के खिलाफ भी कार्रवाई करे। ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में सेनगोकू अपनी मरीन शक्ति को और अधिक नहीं खोना चाहता था, इसलिए वह केवल ईशान और उसके दल के जहाज को ऊंची उड़ान भरते हुए आकाश में एक निश्चित बिंदु पर रुकते हुए और फिर आगे बढ़ने के लिए दिशा बदलते हुए देख सकता था। हम उन्हें रोक नहीं सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। वाइस एडमिरल त्सुरु अपेक्षाकृत शांत रहे और बोले, हम उन्हें बस जाने दे सकते हैं। धिक्कार है ईशान, वो कमीना। बंदरगाह पर अफरातफरी का माहौल देखकर सेनगोकू निराश हो गया और बोला, आओकिजी कहाँ है? क्या उसे ईशान पर नजर नहीं रखनी चाहिए थी? ये हालात क्यों पैदा हुए? एक घबराए हुए मरीन सैनिक ने अपना हाथ उठाया और बताया, फ्लीट एडमिरल सेनगोकू, हमने एडमिरल आओकिजी को ढूंढ लिया है, लेकिन किसी कारण से वह पूरे समय सो रहे हैं और हम उन्हें जगा नहीं पा रहे हैं, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। यह मैथ्यूज स्लीप अस्लीप फ्रूट की वजह से था, जो जबरन 10 मिनट की नींद की अवधि थोप देता था। जब तक सोए हुए व्यक्ति को शारीरिक रूप से उत्तेजित न किया जाए, वह समय बीतने से पहले नहीं जागता था। मरीन बेस में इतनी हलचल के बावजूद वे उसे जगा नहीं पाए। शायद उसे एक जोरदार थप्पड़ मारने से काम चल जाता, लेकिन सवाल यह था कि क्या इन साधारण मरीन सैनिकों में ऐसा करने का साहस था? सेनगोकू भोला नहीं था, उसने तुरंत महसूस किया कि आओकिजी ईयान के छल में फंस गया था। एडमिरल किजारस के द्वीप से चले जाने का फायदा उठाकर ईशान ने आओकिजी के साथ कुछ ऐसा किया था जिससे उसकी भागने की योजना में एक और पहलू जुड़ गया। बारीकी से जांच करने पर यह साफ हो गया कि ईशान कितना चालाक हो सकता है। एडमिरल